चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने टरबाइन देखा था, स्टीम टरबाइन, और उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। 2 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पे था भाई? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। इनलेट ऑफ टरबाइन का मतलब होता है मूविंग ब्लेड। इनलेट का मतलब क्या है? मूविंग ब्लेड, क्योंकि अंदर नोजल भी है, फिक्स ब्लेड भी है, तो हम इनलेट कहाँ पे माने भाई? तो इनलेट का मतलब है मूविंग ब्लेड के पास कौन सी एनर्जी है, इसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा टरबाइन इंपल्स है या फिर रिएक्शन है। यदि टरबाइन के इनलेट पर यानी मूविंग ब्लेड पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, देन इट इज इंपल्स टरबाइन, और यदि काइनेटिक के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है, देन इट इज रिएक्शन टरबाइन। ये चीज़ों को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और आज थोड़ा डीप में देखने वाले हैं इंपल्स टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन में हमें सबसे पहले जो चीज़ें सीखनी है उसमें कि इंपल्स टरबाइन के स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेज। स्टेज का मतलब क्या था भाई? स्टेज किसको कहते थे? अगर कोई कहता है कि 3 स्टेज की टरबाइन है या 4 स्टेज की टरबाइन है या 2 स्टेज की टरबाइन है, तो स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज का मतलब होता है 1 सेट ऑफ फिक्स ब्लेड एंड 1 सेट ऑफ मूविंग ब्लेड। एक सेट फिक्स ब्लेड और एक सेट मूविंग ब्लेड के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? 1 स्टेज कहते हैं। तो यदि 2 स्टेज की टरबाइन है, इसका मतलब है कि वहां 2 स्टेज, दैट इज 2 सेट फिक्स ब्लेड हैं और 2 ही सेट मूविंग ब्लेड है। एक स्टेज में एक सेट हमारा फिक्स ब्लेड का होता है और एक सेट हमारा मूविंग ब्लेड का होता है। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन के अंदर सबसे पहले हमें जानना है क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इंपल्स टरबाइन में जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है, टोटल प्रेशर ड्रॉप का मतलब है जो प्रेशर में डिक्रीज आता है। कहां से कहां तक भाई? बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर। ये जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है वो सिर्फ और सिर्फ नोजल में होता है। ठीक ना? इंपल्स टरबाइन के केस में जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होगा वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ नोजल में। यानी प्रेशर ड्रॉप ना तो फिक्स ब्लेड में होगा और ना ही मूविंग ब्लेड में होगा। प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आएगा, जो डिक्रीज होगा, जो कमी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? नोजल में होगा। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा नोजल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? नोजल, क्योंकि जो भी प्रेशर ड्रॉप होगा वो कहां पे होगा? नोजल में। और इसी प्रेशर ड्रॉप के बदले हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जिस अनुपात में प्रेशर एनर्जी घटेगी उसी अनुपात में काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो ये खासियत किसका है? इंपल्स टरबाइन का। दूसरी चीज, इंपल्स टरबाइन में जो ब्लेड्स होते हैं वो प्रोफाइल टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोफाइल टाइप ब्लेड होते हैं, और 2 ब्लेड का जो बीच का जो पैसेज है वो बिल्कुल एक समान रहता है। 2 ब्लेड के बीच का जो पैसेज है वो बिल्कुल एक समान रहता है, जिसके कारण मूविंग ब्लेड से जब स्टीम पास करता है तो कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, हमने फिक्स ब्लेड की बात की थी। फिक्स ब्लेड को का दूसरा नाम क्या है? गाइड ब्लेड्स। फिक्स ब्लेड का दूसरा नाम क्या है भाई? गाइड। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि गाइड का ब्लेड का काम होता है स्टीम को गाइड करना, सही दिशा में गाइड करना। तो फिक्स ब्लेड सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि स्टीम बिल्कुल सही दिशा में, और यहां सही दिशा का मतलब क्या है भाई? सही डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन से स्टीम जाए ताकि वो मूविंग ब्लेड पर बिल्कुल सटीक तरीके से क्या हो? टकराए, ताकि वो अपनी जगह पे क्या कर सके? रोटेट कर सके। क्लियर है? तो ये हमारा, इसमें कितनी चीजें होंगी? 3 चीजें हो सकती हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ नोजल और मूविंग ब्लेड होगा इंपल्स टरबाइन केस में, और कहीं कहीं नोजल भी होगा, फिक्स ब्लेड भी होगा और मूविंग ब्लेड। लेकिन ध्यान रहे, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी नोजल भी है, फिक्स ब्लेड भी है और मूविंग ब्लेड है, तो फिक्स ब्लेड का काम सिर्फ क्या रह जाएगा? गाइड करने का। यदि फिक्स ब्लेड भी है, मूविंग ब्लेड भी और नोजल भी है, तो नोजल में प्रेशर ड्रॉप होगा, फिक्स ब्लेड गाइड करने का काम करेगा, और मूविंग ब्लेड
मोमेंटम को किसमें चेंज करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा। चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब किसका है भाई, इंपल्स टरबाइन। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने सीखी, इंपल्स टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो टोटल प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो किसमें हो गया, नोजल में। पहले ही नोजल लगा दिया तो जितनी भी प्रेशर एनर्जी थी सबके सब किसमें कन्वर्ट हो गई। तो जब वो एनर्जी, जब वो स्टीम मूविंग ब्लेड के पास पहुंचेगा तो उसके पास चूंकि सारी प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मूविंग ब्लेड के पास जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होता है, क्योंकि पहले ही नोजल लगा रखा है, नोजल ने सारी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए इंपल्स टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। दूसरा, ब्लेड जो मूविंग ब्लेड हैं उनके बीच का पैसेज बिल्कुल समान है। समान होने के कारण प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता जब वो स्टीम मूविंग ब्लेड से पास करती है या फिर फिक्स ब्लेड से पास करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपल्स टरबाइन के केस में जब स्टीम फिक्स ब्लेड या मूविंग ब्लेड से पास होती है तो प्रेशर में चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लेड का जो पैसेज है दो ब्लेड्स के बीच में वो क्या रहता है, एक समान रहता है। अगर इस तरह का होता यानी कन्वर्जेंट शेप में होता तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता, घट जाता, बदले में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए इंपल्स टरबाइन का जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो क्या था हमारा, डी लेवल टरबाइन, ठीक ना। तो डी लेवल टरबाइन के बारे में पहले तो मैंने बताया आप लोगों को कि यह एक सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन होती है। सिंगल स्टेज का मतलब है इसमें वन सेट नोजल है, नोजल के हैं या फिर फिक्स ब्लेड, क्योंकि फिक्स ब्लेड भी कैसे काम करता है, एज अ नोजल, और वन सेट मूविंग ब्लेड। वन सेट फिक्स ब्लेड और वन सेट मूविंग ब्लेड के कॉम्बिनेशन को ही हम वन स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो डी लेवल टरबाइन जो होता है वो सिंगल स्टेज टरबाइन है, यानी इसमें एक सेट फिक्स ब्लेड और एक सेट मूविंग ब्लेड। यहाँ फिक्स ब्लेड का मतलब किससे है, नोजल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया है वन सेट नोजल एंड वन सेट मूविंग ब्लेड, क्लियर है। और रिलेशन किसके बीच ले रहे हैं भाई, प्रेशर एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में हमारा प्रेशर बढ़ रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ बीपी बॉयलर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और सीपी कंडेंसर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। बीपी क्या दिखा रहा है भाई, बॉयलर प्रेशर, और सीपी क्या दिखा रहा है, कंडेंसर प्रेशर। हमें पता है कि टोटल प्रेशर ड्रॉप कहां से कहां होगा, बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर। जब हम टोटल प्रेशर ड्रॉप की बात करते हैं तो यही दो चीजें हमें दिखती हैं कि प्रेशर मैक्सिमम जो होगा बॉयलर का होगा और मिनिमम जो होगा वो कंडेंसर का। कंडेंसर का प्रेशर का कितना होता है, लगभग नेगेटिव। कंडेंसर का प्रेशर कितना होता है भाई, बिलो एटमॉस्फेयर। कंडेंसर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है, क्लियर है। अब ध्यान दें, कंडेंसर का प्रेशर यहां तक है, तो जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हुआ, हम बॉयलर प्रेशर से कहां तक पहुंच गए, किसके अंदर, नोजल के अंदर। यानी टोटल प्रेशर ड्रॉप इंपल्स टरबाइन के केस में सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, नोजल में होता है। और जब ये प्रेशर यहां पर, जब ये प्रेशर हाई था उस समय ये वेलोसिटी लो होगी, वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी। लेकिन जैसे जैसे नोजल में आगे बढ़ेंगे हम तो प्रेशर क्या होते जाएगा, घटता जाएगा, और उसके बदले काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखिए जैसे जैसे ये लाइन नीचे आ रही है वैसे वैसे ये लाइन कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। यानी जिस रिस्पेक्ट में हमारा प्रेशर ड्रॉप नोजल में हो रहा है उसी रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्लियर है। तो ये वो पॉइंट है, दैट इज द एग्जिट ऑफ नोजल, और ये था इनलेट ऑफ नोजल। इनलेट के समय की वेलोसिटी ये है और एग्जिट के समय की वेलोसिटी ये, ठीक है। अब जरा देखिए, जब हम मूविंग ब्लेड में जाएंगे तब प्रेशर के साथ क्या होगा, इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड में चूंकि पैसेज जो होता है बिल्कुल एक समान होता है,
तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं। इसलिए यहां से यहां तक जो भी मूविंग ब्लेड का एरिया है, प्रेशर में कोई चेंज, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी भाई? अब यहां पे हाई वेलोसिटी मिल गई और उसके बाद कौन है, मूविंग ब्लेड। इस हाई वेलोसिटी पे स्टीम जाकर किससे टकराएगी, मूविंग ब्लेड। तो वेलोसिटी क्या होगी, घटे, क्योंकि वही वेलोसिटी तो फाइनली वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद जैसे जैसे मूविंग ब्लेड में आगे बढ़ेंगे हमारी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और फाइनली हम यहाँ आएंगे, बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे हम थोड़ा ऊपर ही रुक जाते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी का लॉस हो जाता है। और ऐसा लॉस क्यों होता है भाई? क्योंकि जब स्टीम आगे बढ़ती है टकराते हुए, तो हमने कल बताया था कि जब इन करती है तब स्टेट कौन सा होता है, सुपर हीटेड। लेकिन जब एग्जिट होती है तब स्टेट कौन सा होता है भाई, वेट। वेट का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, मॉइस्चर। और जब मॉइस्चर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। गैस की वेलोसिटी हाई रहेगी बट वाटर की वेलोसिटी उतनी हाई, इसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाता है, लॉस होता है। इसलिए देखिए मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे थोड़ा सा क्या रखा है, ऊपर, ताकि हम कुछ लॉस को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये लाइन डायग्राम इसको हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लाइन डायग्राम। लाइन की मदद से हमने प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, किसके लिए, इम्पल्स टरबाइन के लिए। और इम्पल्स टरबाइन के अंदर किसके लिए, डी लेवल टरबाइन, क्योंकि डी लेवल पहला इम्पल्स टरबाइन था। डी लेवल क्या था, इट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल वर्किंग टरबाइन, ठीक ना। लेकिन ये काम नहीं कर पाया, ये चीज काम नहीं कर पाया। क्यों काम नहीं कर पाया भाई? क्योंकि टोटल प्रेशर ड्रॉप एक ही नोजल में हो गया, जिसके कारण यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो बहुत ज्यादा हो गई, जिसके कारण जो शाफ्ट का आरपीएम था वो 25,000 से 30,000 आरपीएम तक पहुंच गया। और इसलिए इसे कंट्रोल करना हमारे लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। डी लेवल टरबाइन का प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। ये पहला टरबाइन जरूर है लेकिन इसका हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, क्योंकि इसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। और रीजन क्या है, रीजन क्या है, टोटल प्रेशर ड्रॉप किसमें हो रहा है, एक ही नोजल में हो रहा है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। अब यहीं से तरीका खोजा जाने लगा कि आखिर इस तरह के टरबाइन को या इंपल्स टरबाइन को हम यूज कैसे करें भाई। और तब जाके कौन आया, कंपाउंडिंग आया। तब जाके कौन आया, वो मेथड आया जिसके माध्यम से हम इसके आरपीएम को कहां तक ला सकते थे, प्रैक्टिकल लिमिट तक ला सकते थे। उसी मेथड को क्या कहा गया, कंपाउंडिंग ऑफ कौन सा टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ इंपल्स टरबाइन के साथ की जाती है, ठीक है। कंपाउंडिंग किसके साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपल्स टरबाइन के साथ। रिएक्शन टरबाइन के साथ हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है कंपाउंडिंग करने की इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। लेकिन इंपल्स टरबाइन में इसलिए जरूरी है क्योंकि टोटल प्रेशर ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ कहां हो रहा है, नोजल में, जिससे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण टरबाइन का जो आरपीएम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको प्रैक्टिकल लिमिट का मतलब 1500 और 3000 तक लाने के लिए हमें अलग अलग तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और इसी अरेंजमेंट को जिसके माध्यम से हम 25 से 30,000 आरपीएम को 1500 से 3000 तक लाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ इंपल्स टरबाइन। ध्यान रहे, कंपाउंडिंग सिर्फ किसके साथ होगी, इंपल्स के साथ, रिएक्शन के साथ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंपल्स टरबाइन में ये जो हम कंपाउंडिंग करते हैं, ये कंपाउंडिंग कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। प्रेशर कंपाउंडिंग करते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं। 3 तरह की कंपाउंडिंग होती है इंपल्स टरबाइन के केस में, ठीक ना। क्या मतलब है, प्रेशर कंपाउंडिंग में हम प्रेशर को एक स्टेज में
एक स्टेज में कम ना करके एक से ज्यादा स्टेज में क्या करते हैं, कम करते हैं। अब एक से ज्यादा स्टेज में कम करने का मतलब नोजल एक ना लगा करके नोजल क्या करते हैं, एक से ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर ड्रॉप होना है, वो होना कहाँ है, नोजल में। तो हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा नोजल लगा देते हैं, जिसके कारण प्रेशर ड्रॉप एक नोजल में ना होकर के एक से ज्यादा नोजल में हो। ठीक है। दूसरा है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हम वेलोसिटी को स्टेज में वेलोसिटी को कम करके क्या करते हैं, आरपीएम को कंट्रोल करते हैं। कैसे भाई, वेलोसिटी कहां कम होगी भाई, नोजल में तो प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये वेलोसिटी कम कब होगी, जब ये स्टीम मूविंग ब्लेड से टकराएगा। जब ये स्टीम किससे टकराएगा, मूविंग ब्लेड से टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी बढ़ती है नोजल में, क्योंकि वहां प्रेशर घट रहा है, तो उसके बदले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जब हाई काइनेटिक एनर्जी स्टीम मूविंग ब्लेड से पास करती है, तो वहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। तो हम क्या करते हैं, मूविंग ब्लेड की संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी वेलोसिटी एक स्टेज में कम न करके कई स्टेजेस में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कम करते हैं। इस तरीके से जब हम वेलोसिटी को कम करते हैं तो हमारा आरपीएम क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर आपने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा होगा तो नोजल के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या आया था, नोजल की फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी, V2 इज द फाइनल वेलोसिटी। V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। अब V2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H लिख सकते हैं, ठीक ना। डेल्टा H का मतलब H1 माइनस H2, चेंज इन एंथैल्पी। अब हमें क्या दिख रहा है यहां से कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर हम एक ही जगह एक ही बार में टोटल एंथैल्पी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि कुछ दूर तक एंथैल्पी चेंज के लिए एक बार करेंगे, फिर कुछ दूर के एंथैल्पी चेंज के लिए एक बार करेंगे। इससे हमारे स्टेप में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। और यूं कहें कि स्टेज में हमारे एंथैल्पी में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक ना। मूविंग ब्लेड की संख्या हमें क्या करनी होगी, बढ़ा देनी होगी। अगर मूविंग ब्लेड की संख्या बढ़ेगी तो एक बार में टोटल एंथैल्पी टोटल वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। उस केस में हमारा आरपीएम जो हो जाएगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। और जो थर्ड है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, इसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और वेलोसिटी को भी कंट्रोल करते हैं। जब हम दोनों को एक साथ कंट्रोल करते हैं तो उस कंपाउंडिंग को क्या कहेंगे, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो ये कम करने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रेशर कंपाउंडिंग। आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो कंपाउंडिंग का मेथड था, हमने पहले सीखा कि कंपाउंडिंग क्या था भाई। कंपाउंडिंग वो सिस्टम था, वो मेथड था जिसके माध्यम से हम लोग इंपल्स टरबाइन के आरपीएम को कंट्रोल करते थे, ठीक ना, ताकि उसको प्रैक्टिकल लिमिट तक लाया जा सके, ताकि उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जा सके। तो डी लेवल टरबाइन का तो हम यूज नहीं कर पाए, ठीक ना, क्योंकि वो सिंगल स्टेज की थी और इसलिए सिंगल स्टेज का होने के कारण आरपीएम बहुत ज़्यादा होता था। तो आगे चल के और डेवलपमेंट हुआ और दूसरी टरबाइन्स आई, तो हमने एक कंपाउंडिंग मेथड का यूज़ किया ताकि आरपीएम को कंट्रोल कर सके। उसमें पहला मेथड था प्रेशर कंपाउंडिंग, और जो इंपल्स टरबाइन प्रेशर कंपाउंडिंग के ऊपर काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं, रेट्यू टरबाइन एंड जॉली टरबाइन। प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या क्या है भाई, रेट्यू टरबाइन एंड जॉली टरबाइन, और इनको हम रेट्यू स्टेजिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर कंपाउंडिंग का दूसरा नाम क्या है भाई, रेट्यू स्टेजिंग। अब यहां पर क्या किया गया, टोटल प्रेशर ड्रॉप को एक नोजल में ना करके कई सारे नोजल के अंदर टोटल प्रेशर ड्रॉप किया गया। यानी बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर आने के लिए एक सिंगल नोजल का यूज ना करके एक से ज्यादा नोजल का यूज किया गया। अब इस केस में हम अगर आप ध्यान से देखें तो एक नोजल यहां लगा हुआ है
दूसरा नोजल यहां है, तीसरा नोजल। तो इसे हम कितने स्टेज की टरबाइन कहेंगे? 3 स्टेज टरबाइन, क्योंकि 3 सेट नोजल है और 3 सेट हमारा मूविंग ब्लेड है। क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर। सबसे पहले देखें फर्स्ट केस में, यहां पर इनिशियल होगा बॉयलर प्रेशर और सबसे लास्ट में क्या आया? कंडेंसर प्रेशर। तो बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर एक नोजल में ना जाकर के कितने नोजल में पहुंच रहे हैं? 3। पहले नोजल में कुछ प्रेशर ड्रॉप हुआ और उसके बदले कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अगला है मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर में कोई चेंज, क्योंकि पैसेज बिल्कुल क्या है? एक समान। तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट रहा। लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि इसी के बदले में तो आपको वर्क मिलना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब वेलोसिटी घट गई, वापस फिर से हमने यहां पर फिर से क्या लगा दिया? क्यों लगाया भाई? ताकि फिर से वेलोसिटी क्या हो सके? बढ़ सके और प्रेशर ड्रॉप भी हो सके। अगले में फिर से देखिए, इसके रिस्पेक्ट में यहां प्रेशर ड्रॉप आगे हुआ है, कुछ प्रेशर ड्रॉप यहां हुआ और इस प्रेशर ड्रॉप के बदले फिर से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अब फिर से मूविंग ब्लेड में फिर से प्रेशर में कोई चेंज नहीं, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सेकंड स्टेज कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेज में फिर से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और यहां से हम कहां पहुंच गए हैं? कंडेंसर, यानी तीसरे नोजल में जाकर के हम कहां पे आए? कंडेंसर प्रेशर के पास। यानी टोटल प्रेशर ड्रॉप एक बार में ना करके कितने बार में किया गया? 3 बार में किया गया। बात समझ में आ रही है? और हमने पढ़ा भी कि वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा एच। यही था ना? अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर एक, मान लो टोटल प्रेशर हमारा 25 बार था, टोटल प्रेशर कितना था? 25 नहीं, इसको 24 बार मान लो, ठीक ना? अगर एक ही बार में ड्रॉप होता तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होती? ज्यादा मिलती। बट अगर 3 बार में हो रहा है तो एक बार में कितना आएगा? 8 बार। तो 8 बार के कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अगर हम एक ही नोजल में 24 बार प्रेशर ड्रॉप कराते तो 24 बार के रिस्पेक्ट में चेंज इन एंथैल्पी होता ना, तो हमारा आरपीएम क्या हो जाता? बढ़ जाता। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अभी भी प्रेशर ड्रॉप तो 24 बार ही हो रहा है, लेकिन एक बार में मात्र कितना हो रहा है? 8 बार। तो 8 बार के रिस्पेक्ट में चेंज इन एंथैल्पी होगी ना, तो उसके रिस्पेक्ट में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से प्रेशर को स्टेज में कम करके आरपीएम को कंट्रोल करने का जो मेथड है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेशर कंपाउंडिंग। और इस मेथड पे जो टरबाइन काम करते हैं वो है रेट्यू एंड जॉली। इनमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? तो ये हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग था। कोई डाउट? यहां पर हम स्टेज में किसे कम कर रहे हैं? प्रेशर को। एक स्टेज में ना करके कई स्टेज में किसे कम किया? प्रेशर को कम किया। बात समझ में आ रही ना? तो यदि हम प्रेशर को स्टेज में कम कर रहे हैं तो उसको प्रेशर कंपाउंडिंग कहेंगे। और अगर यही काम वेलोसिटी के साथ हो तो उसे क्या कह देंगे? वेलोसिटी कंपाउंडिंग। और एक कुछ केसेस में हम प्रेशर के साथ भी करते हैं और वेलोसिटी के साथ, तो उसे हम प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होता है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और वेलोसिटी कंपाउंडिंग का एग्जांपल कौन है? कर्टिस टरबाइन, ठीक ना? इसको हम कर्टिस स्टेजिंग भी कहते हैं। तो इस बार हमें जो आरपीएम को कंट्रोल करना है वो प्रेशर के कारण नहीं, किसको कंट्रोल करके करना है? वेलोसिटी को। हम टोटल वेलोसिटी जो ड्रॉप है वो एक जगह ना करके कई स्टेज में करने वाले हैं, ठीक है? अब यहां पर सिर्फ सिंगल नोजल होता है। नोजल यहां कितना है? एक। यानी टोटल प्रेशर ड्रॉप कहां से कहां तक? बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर सिर्फ कहां पे होगा? नोजल। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप हो गया नोजल में। और जब टोटल प्रेशर ड्रॉप हो गया तो इसके बदले में जो टोटल वेलोसिटी इंक्रीज होनी थी वो सिर्फ कहां पे होगी? नोजल में। तो यहां पर इन और यहां पर आउट। यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ गई, ठीक है? लेकिन अब आगे देखिए,
प्रेशर में मूविंग ब्लेड में कोई चेंज नहीं होता। फिक्स ब्लेड का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, तो यहां भी प्रेशर में कोई चेंज नहीं। तो मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, कहीं भी प्रेशर में कोई चेंज, तो लाइन जो कंडेंसर प्रेशर यहां पर पहुंची थी वही बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं यहां तक। क्लियर है? चूंकि ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, हम टोटल वेलोसिटी का ड्रॉप एक बार में ना करके स्टेजेस में करेंगे। अब देखिए यहां पर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिली थी। अब इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम एक बार में कम नहीं कर रहे हैं। पहला है मूविंग ब्लेड, तो थोड़ी दूर के लिए इसमें कम किया, थोड़ा कम कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से कौन आ गया? फिक्स। तो फिक्स ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्शन देना है। अगला मूविंग ब्लेड में फिर कुछ कम होगा, ठीक ना। फिर से आगे फिक्स ब्लेड है, फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और उसके बाद फाइनली यहां पर जाके फाइनल वेलोसिटी ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से हम टोटल जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको एक बार में ना करके एक से ज्यादा बार में कर रहे हैं। और अब देखिए जब एक से थोड़ा थोड़ा अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो आरपीएम भी क्या होगा? एक समान मेंटेन रहेगा, बहुत हाई आरपीएम पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम मूविंग ब्लेड्स में टोटल एक बार में एक्सपेंशन नहीं करा रहे हैं, 3 स्टेज में एक्सपेंशन करा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हर मूविंग ब्लेड को स्टीम दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम टरबाइन के आरपीएम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा ना बढ़ सके। तो इसमें हम चूंकि वेलोसिटी को कंट्रोल करके आरपीएम को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब जरा सोच के देखिए, जो अगला हमारा केस है कौन सा? प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो उसमें वेलोसिटी भी स्टेजेस में कम होगी और प्रेशर भी स्टेजेस में कम होगा, यानी वहां एक से ज्यादा नोजल लगाएंगे। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया था? एक से ज्यादा नोजल यूज किया था। तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हम दोनों ही क्या ध्यान रखेंगे? टोटल प्रेशर ड्रॉप, बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर को एक से ज्यादा स्टेज में ड्रॉप करेंगे, और टोटल जो वेलोसिटी ड्रॉप है उसको भी कई मूविंग ब्लेड से गुजारते हुए कम करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? आरपीएम को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमने क्या किया भाई? टोटल प्रेशर ड्रॉप बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर एक नोजल में नहीं किया। नोजल नंबर 1 में पहले कुछ कम हुआ, उसके बाद मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट रहेगा, फिर से दूसरे नोजल में फिर से क्या हो गया? कम हो गया। तो अब टोटल प्रेशर ड्रॉप एक से ज्यादा नोजल में हो रहा है। सिमिलरली जो टोटल वेलोसिटी ड्रॉप है वो भी एक से ज्यादा मूविंग ब्लेड में होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, इस प्रेशर ड्रॉप के लिए कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मूविंग ब्लेड में क्या होगा भाई? घटेगी। फिक्स ब्लेड में समान रहेगी, और फिर से मूविंग ब्लेड में घटेगी। ठीक है। अब फिर से यहां पे क्या आ गया? नोजल। नोजल में फिर से क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद मूविंग ब्लेड में घटा, और फिक्स ब्लेड में आगे जो सिस्टम लगा होगा उसमें वैसे ही सेम चलता रहेगा। ठीक ना। तो यहां पर इस केस में जब हम प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को कंट्रोल वे में कम करना है। एक से ज्यादा स्टेज में प्रेशर भी घटेगा और एक से ज्यादा स्टेज में हमारी वेलोसिटी भी कम। ठीक ना। तो ये वो मेथड थे जिनके माध्यम से हम लोग इंपल्स टरबाइन के आरपीएम को कहां ला सके? प्रैक्टिकल लिमिट जो हमारी थी 1500 और 3000 इसके आसपास लेके आ पाए, ताकि हम इसका प्रैक्टिकली यूज कर सके। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बताई हैं कि इंपल्स टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड में किसी भी तरह का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। किस केस में? इंपल्स टरबाइन के केस में। ये चीजें इनको अलग करेंगी रिएक्शन टरबाइन से। रिएक्शन टरबाइन में हम देखेंगे कि मूविंग ब्लेड में भी क्या हो रहा है?
प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इंपल्स टरबाइन में ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज नहीं होता, रीजन क्या है? ब्लेड के बीच का पैसेज क्या रहता है? बिल्कुल एक समान रहता है। क्लियर है? चलिए आज यही देते हैं।